Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, कुछ सेक्टर्स एंड बिजनेसेस को डिस्कस करने के बाद अब हमने प्लान किया है कि कुछ ऐसे स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप बिजनेसेस पर डिस्कशन किया जाए जो कि काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रहे हैं एंड डिटेल में जाकर इनके बिजनेस मॉडल को समझा जाए। तो शुरुआत आज हम एक बिजनेस के साथ कर रहे हैं एंड अगर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आता है मैं कुछ और पोटेंशियल स्मॉल एंड माइक्रो कैप बिजनेसेस पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो कि काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आज के हमारे वीडियो का सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, यहां पर हम काफी शॉकिंग फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस होगा एंड इसमें हम यहां तक डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जो फंड रेज किया गया है वो जाएगा कहां पर एंड क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचकर निकल तो नहीं रहा है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी आज जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेंटेन कर रही है क्या वो फ्यूचर में कंटिन्यू रह सकती हैं कि नहीं। एंड फाइनली हम आपके साथ की रिस्क डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जानने बगैर हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप अपना एक लाइक दे सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमें इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। वीडियोस में प्रोवाइड की जा रही एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझकर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करके या खुद की विजडम के बेसिस पर ही डिसीजन लें, क्योंकि प्रॉफिट्स का क्रेडिट भी हमारा खुद का ही बनता है, इसलिए लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही बनती है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज जिस हम माइक्रो कैप को स्टडी करने वाले हैं वो वाटर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो क्या है कि अभी इस इंडस्ट्री के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है ये ऑप्शनल नहीं है, इट्स द डिमांड ऑफ द आवर। व्हाई इट इज द डिमांड ऑफ द आवर ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट कि आज अर्थ पर जितना भी वाटर अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 0.5% वाटर ही अवेलेबल है यूज करने के लिए, क्योंकि 97% ओशियंस में है जिसे सिर्फ हम कूलिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। बचा हुआ 3% वाटर जो कि सूटेबल है उसमें से 2.5% वाटर लॉक्ड है इन ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर एंड पोलर आइस कैप्स। इसलिए सिर्फ 0.5% वाटर ही बचता है हमारे यूज के लिए। ऑल्दो आवर कंट्री रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल बट ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत कम पानी स्टोर कर पाते हैं या अपने ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को रिचार्ज कर पाते हैं। तो वो रीजंस जो हमारी कंट्री को फोर्स कर रहे हैं सो दैट हम वाटर रिसाइकलिंग पर अपना फोकस बढ़ाएं। उसमें पहला है इंडिया का गिरता हुआ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, मींस पर पर्सन के हिसाब से किसी पर्टिकुलर रीजन में एक साल के लिए कितना पानी अवेलेबल है। तो 1951 में हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 3500 क्यूबिक मीटर था एंड उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। प्रेजेंटली जो हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है इससे हम ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जिन भी रीजन्स का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम है वो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री की लिस्ट में आते हैं। 2031 में हमारी वाटर अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाएगी एंड एस्टिमेट्स है कि बाय 2045 हम एक वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मींस हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे जा सकता है। अगर हम इंडिया को बाकी डेवलपिंग नेशंस के साथ कंपेयर करें तो ब्राजील पर सबसे कम वाटर स्ट्रेस है एंड इनमें सबसे ज्यादा है इंडिया पर एंड वो है 66%। तो जैसे जैसे हम एज अ कंट्री डेवलप होते जा रहे हैं, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो हमारी वाटर से जुड़ी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्ली 2010 में हमारी जो वाटर की डिमांड थी ये थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर, जबकि सप्लाई इससे थोड़ी सी ज्यादा थी। जबकि 2030 के जो प्रोजेक्शंस हैं ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारी जो डिमांड है ये होगी 1498 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की, जबकि इसके सामने हमारे पास जो सप्लाई है ये सिर्फ हाफ रह जाएगी। तो फ्रेंड्स वाटर की स्कैर्सिटी तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर अवेलेबल है वो भी लगातार कंटोमिनेट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड वाटर किस तरह के टॉक्सिन से अफेक्टेड है एंड सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड है वो है नाइट्रेट से एंड फ्लोराइड से। तो फाइनेंशियल 24 की बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से 2 मिलियन प्लस लोग अफेक्टेड हुए हैं एंड हर साल 5.9 मिलियन वाटर बॉर्न डिजीजेस के केसेस रिकॉर्ड होते हैं। हर दिन 40 मिलियन लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर हमारे रिवर्स में एंड बाकी वाटर बॉडीज में एंटर करता है, क्योंकि आज हमारे सिटीज एंड इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट जनरेट करती हैं उसमें से समवेयर 22 या 23% के अराउंड वेस्ट ही ट्रीट हो पाता है। बाकी का 77 या 78% ऑफ वेस्ट आज भी वाटर बॉडीज में मिक्स होकर उन्हें कंटोमिनेट कर रहा है। इंडिया के 70% ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज ऑलरेडी पोल्यूट हो चुके हैं एंड 80% ऑफ इंडियंस आर मे बी कंज्यूमिंग पॉइजनस वाटर। तो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन।
अब हमें ये देखना है कि वाटर क्राइसिस की ग्रेविटी को समझते हुए गवर्नमेंट किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, एंड उनकी लिस्ट आपके सामने ये रही। किस योजना के अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, मैं स्लोली स्क्रॉल कर देता हूं। आप यहां पर चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो रिसेंट रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने रोल आउट किए हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड यहाँ हम देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 की डेवलपमेंट है। एज पर दिस नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस एंड लार्ज हाउसिंग सोसाइटीज को डायरेक्ट किया है कि वो 20% ऑफ रीयूज वाटर यूज करें बाय 2027 टू 2028 पीरियड, एंड बाय 2030 टू 2031 पीरियड टारगेट्स ये हैं कि इन्हें 50% ऑफ रीयूज्ड वाटर को यूज करना है। तो एक्चुअल में अगर इसके अकॉर्डिंग काम होता है तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स पर प्राइमरली फोकस करते हैं बट आपको इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है, तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में ऑफर कर रहे हैं, एंड ये स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स पर ही फोकस करते हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर बनाई हुई कई सारी बकेट्स मिल जाएंगी। ऑर्डर बुक वाली बकेट में हमें ऐसे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे जिनकी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है। आप किसी स्टॉक के सामने रीड मोर में जाके उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरी सेक्शन में ही हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को देख लेते हैं कि कौन से स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में प्रमोटर शेयर्स बाई कर रहे हैं इस मार्केट फॉल में। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट बकेट्स हैं जैसे रेवेन्यू गाइडेंस की बकेट, देन लार्ज ऑर्डर रिसीव्ड्स, देन प्राइम सेक्शन इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट क्योंकि यहां पर हमें अलग अलग स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल्स मिल जाते हैं, एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे वो सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं, एंड आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को ऐड कर सकते हैं, एंड इनके बारे में हमें सारे अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्दर अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं, एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 12 मंथ्स के लिए हमें 4500 रुपीज में मिल जाएगा, एंड प्रीमियम टाइम्स का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन जो सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए हमें फ्री में मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले साइन अप पर जाकर हमें ये डिटेल्स भरनी है, एंड उसके बाद कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो आज इस माइक्रो कैप को हम स्टडी करने वाले हैं, उसमें अप्रैल मंथ के एंड में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होने वाली हैं जिसके चलते काफी सारी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलेंगी, एंड उनके बारे में ऑफ कोर्स हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे ही। तो बिजनेस का नाम है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड 2 मंथ्स पहले ही इनकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई है। तो क्या है कि ये कंपनी टोटल 3 तरह के वर्टिकल्स में काम करती है, जिसमें पहला वर्टिकल है वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एंड यहां पर ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में पॉइनियर है। इसके साथ कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करती है। तो ओवरऑल वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट से ये अपने 93% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेकंड वर्टिकल रोड एंड रेलवे का है, एंड यहां से ये 2% के अराउंड रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड उसके बाद 5% के अराउंड जो रेवेन्यू है ये मिसलेनियस प्रोजेक्ट से करते हैं। तो इनके अगर हम पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो एज ऑफ नवंबर 30, 2024 ये टोटल 32 प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर चुके हैं रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन 32 प्रोजेक्ट्स में 11 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें ये मेन कॉन्ट्रैक्टर थे, एक प्रोजेक्ट इन्होंने जॉइंट वेंचर में किया था। उसके बाद जो 20 प्रोजेक्ट्स थे इसमें ये मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे बल्कि ये इनके लिए एक सब कॉन्ट्रैक्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो कोई और था। तो प्रेजेंटली कंपनी के 17 प्रोजेक्ट्स जो है ये प्रोग्रेस में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीओ के लिए शेयर्स कहां से आए, यानी कि कोई फ्रेश अलॉटमेंट है या कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पैसा लेकर निकल रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल इशू साइज है वो है 75 लाख शेयर्स का, जिनकी टोटल वैल्यू है 220.5 करोड़, एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। मींस कोई भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बेचकर निकल नहीं रहा है। लिस्टिंग के बाद कौन इन्वेस्टर निकल जाए उसका अभी कहा नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको पैसा चाहिए क्यों। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इनको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना है, एंड उसके बाद जो कुछ पैसा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। बट मैनेजमेंट ने यहां पर क्लैरिफाई किया है कि जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा यूज किया जाएगा वो टोटल प्रोसीड्स का 25% से ज्यादा नहीं होगा, एंड इसका स्पेसिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टोरी ये है कि आज कंपनी के पास जो टोटल ऑर्डर बुक है उसकी वैल्यू है 1100 करोड़, यहां पर मिलियंस में दी हुई है, एंड उसमें से ये अप्रोक्सीमेटली 347 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर चुके हैं। तो आज इनके पास जो ऑर्डर बुक बचती है उसकी वैल्यू है 752 करोड़। तो इसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये 3 टाइम्स से ज्यादा है।
जो कि हमें अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। बट एक पॉइंट हमें समझना होगा कि एक बड़ी ऑर्डर बुक होना ही सब कुछ नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें ऐसी कंपनीज का एग्जीक्यूशन भी ट्रैक करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये कि क्या कंपनी हमेशा फंड रेज करके ही अपने प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती रहेगी? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले कंपनी के कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे। एंड फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने अच्छे कैश फ्लो जनरेट किए हैं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें। इनफैक्ट फाइनेंशियल 23 के कैश फ्लोज ज्यादा बेटर थे। फ्रेंड्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट्स आते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के कैश फ्लोज, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं ये बुकिश एंट्री होती है, लेकिन असली स्ट्रेंथ कंपनी की कैश फ्लोज ही होते हैं। तो जो भी कंपनी ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही होती है वो इजिली डूबती नहीं है। तो होता यह है कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है, नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं एंड एक सिग्निफिकेंट कैश फ्लोज जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ये बड़े प्रोजेक्ट्स को खुद से ही अंडरटेक कर सकते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी छोटी होती है एंड कम समय में बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना चाहें तो ऐसे केसेस में फंड रेजिंग करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ, जहां पर हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफी अच्छी दिख रही हैं, चाहे वो ROC ही हो, ROE हो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो। तो एक पॉइंट हमें समझना होगा कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता जाता है देन बड़े साइज के ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है यहां पर इतने हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मिल सकें। तो उस केस में प्रॉफिट मार्जिन्स पर थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। वैल्यूएशंस के एस्पेक्ट्स को देखें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 33.2 है एंड कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 13.5 है। बैलेंस शीट इज ऑल्सो एक्सीलेंट, क्योंकि रिजर्व्स के सामने कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं है एंड 18 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स भी हैं। तो अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी से जुड़े की रिस्क क्या हैं। कंपनी न्यूली लिस्टेड है, एज अ लिस्टेड कंपनी इस कंपनी की परफॉर्मेंस को हमने नहीं देखा है, तो ऐसे केसेस में यह भी हो सकता है कि स्टोरी कुछ हद तक पेंटेड हो एंड बेसिक स्टोरी आगे ना रहे। तो ये सबसे बड़ा की रिस्क होता है न्यूली लिस्टेड कंपनी को लेकर। उसके बाद तो यहां पर जब हमने देखा था कि कंपनी ने पास्ट में 32 प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं, इसमें से जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें ये मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे बल्कि मेन कॉन्ट्रैक्टर कोई और था। तो फ्यूचर में अगर अपने प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए इन्हें कोई मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलता है या किसी बड़े प्लेयर के साथ ये डील क्रैक नहीं कर पाते हैं तो ये कंपनी के लिए एक रिस्क होगा। एंड यहां पर हम कंपनी की लिस्टिंग डेट को देखें तो इनकी लिस्टिंग हुई है 29 जनवरी 2025। तो होता क्या है कि जो भी एंकर इन्वेस्टर्स इन IPOs में इन्वेस्टेड होते हैं उनके 50% शेयर्स फर्स्ट 1 मंथ के लिए ही लॉक रहते हैं, जबकि जो बचे हुए 50% शेयर्स हैं ये 3 मंथ्स के लिए लॉक रहते हैं। मींस जो एंकर इन्वेस्टर्स के बचे हुए 50% शेयर्स हैं ये 29 अप्रैल के अराउंड अनलॉक हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा एंकर इन्वेस्टर निकलता है तो आप जानते ही हैं कि स्टॉक प्राइस में क्या होता है। थर्ड की रिस्क इस तरह की कंपनीज में रहता है रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसा रेगुलेशन लेकर आती है जो कि इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं होता तो ये ऑफ कोर्स इस कंपनी के साथ साथ सारी कंपनीज के लिए ही रिस्की प्रूव हो सकता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी तरफ से जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।